बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एसटी कॉलेज के ऊपर बात करते हैं। एसटी कॉलेज का पूरा नाम है सैमुअल टायलर कॉलेज। सैमुअल टायलर कॉलेज कौन है बेटा? ये एक रोमांटिक राइटर है, रोमांटिक पोइट है। अब रोमांटिक पोइट तो हमने तकसीम की है तीन ग्रुप्स में। कौन से ग्रुप से हैं? द लेक पोइट से हैं, द स्कार्ड ग्रुप से है, या द यंगर पोइट से हैं। तो बेटा ही इज़ वन ऑफ द लेक पोइट्स। लेक पोइट से एक हम डिस्कस कर चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब जो है हम एसटी कॉलेज के ऊपर बात करते हैं। एसटी कॉलेज का पूरा नाम है सैमुअल टायलर कॉलेज, और वो हमारे पास, ये बंदा हमारे पास 1772 में पैदा हुआ एंड 1834 में इसका डेथ हुआ। या आपका एमसीक्यूज हो सकता है बेटा। आपको अगर मैं इस सैमुअल टायलर कॉलेज के बारे में बताऊं तो जहाँ तक जितना फ्रेजेस, जितना तारीफ़ है हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की जीनियस की के बारे में की, या एज ए होल उसके बारे हमने बताया, इतने तारीफ़ें जो है वो इससे कोई कम नहीं है। मतलब ये है कि क्वालिटी लिहाज से, एबिलिटी लिहाज से और जीनियसनेस के लिहाज से ये वर्ड्सवर्थ से कम नहीं है। वो भी जैसा कि वो जब वो जवान था तो जवानी में वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आता, इस तरह एसटी कॉलेज भी। एसटी कॉलेज जो है वो जब जवानी में जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस के अंदर आया था। वो वर्ड्सवर्थ से थोड़ा ज़्यादा इसलिए था कि इस रिवॉल्यूशन और इन पॉलिटिक्स ने, वो इन पॉलिटिक्स से इतना इंस्पायर हो के कि इस दौरान जो है उसने चंद पोएम्स भी कंपोज की। उन पोएम्स का नाम है रिलीजियस म्यूजिक, दूसरा डेस्टिनी ऑफ नेशंस, एंड थर्ड ओड टू द डिपार्टिंग ईयर्स। ये उसने 1796 में लिखा। यानी वो भी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आया था, लेकिन इतना नहीं जितना एसटी कॉलेज आया था। एसटी कॉलेज थोड़ा ज़्यादा, वो ज़्यादा आया। अब कितना ज़्यादा कि उसने उनके ऊपर जो है पोइट्री भी कंपोज की। ये तीन मैंने आपके सामने लाए, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है जिस तरह के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यही सोच था कि हम जो है हम ह्यूमन की, इंसानों की भला के लिए हम काम करते हैं, तो सब उनके साथ, खासकर रोमांटिक पोइट उनके साथ थे। लेकिन जब पता चला कि नहीं, वो तो टायरेनिटी लाना चाहते हैं और वो जो है अपने बादशाह, वो सब उससे वो खिलाफ हुए, ठीक है। तो जब उसका एटीट्यूड अल्टर हुआ, जिस तरह वो अल्टर हुआ या चेंज हुई जिस तरह वो विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो उसने एक पोम लिखा जिसका नाम था फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस एक पोम है। किसने लिखा? एसटी कॉलेज ने। और ये कौन सी पोम है? एक ओड है। कब लिखा? 1798 में। और ये पोम किस चीज़ के बारे में है? जब उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, वो जब उससे बगावत की तो उसने एक पोम लिखी। पोम का क्या नाम है? फ्रांस। तो मैंने बता दिया कि जिस तरह वर्ड्सवर्थ भी उनसे मुड़ा, इस तरह एसटी कॉलेज भी उनसे मुड़ा। बेसिकली जो है वर्ड्सवर्थ इन एसटी कॉलेज के दरमियान जो बेसिक फर्क है वो ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचुरलिज्म के ऊपर काम की है या पोइट्री कंपोज की है, और एसटी कॉलेज ने सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर। फ़र्क यही है, एसटी कॉलेज ने सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर जो है वो उसने बहुत सारे पोइट्री कंपोज की है, लिखी है, ठीक है ना। अब उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि whatever he has written was of high quality even in the field of theology, philosophy and literary criticism। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो ना सिर्फ पोइट रहा, ना सिर्फ एक रोमांटिक पोइट रहा, बल्कि उसने थियोलॉजी के अंदर भी, मतलब इतना बड़ा राइटर था। थियोलॉजी दीनियात को कहते हैं, दीनियात के ऊपर भी उसने वो बड़ा कुछ राइटिंग की है, इसके अंदर भी उसने काम किया है। फिलॉसफी के अंदर एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी उसने काम की है। याद रखिएगा, वो बड़े हाई क्वालिटी के हैं। उसने जितने भी वो प्रोड्यूस किए हैं बड़े हाई क्वालिटी के हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, सारे चीज़ें जो बहुत सारे उसका जो मेन वर्क है वो फ्रेगमेंट
के फॉर्म में है, मतलब टुकड़ों के शक्ल में है, कंप्लीट नहीं है। और ये किस लिए? ये इस वजह से कि वो अफ्यूम बहुत ज़्यादा खाता था और नशे था, उसको एक आदत थी ख़राब, अफ्यूम एडिक्टर था वो। अफ्यूम एडिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा अफ्यूम वो खाता था और उस मसले की वजह से वो पोइट्री के ऊपर वो बादशाहत ना कर सका जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने की। अब बात ख़त्म हुई कि क्यों वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से आगे नहीं चला। अगर आप देख ले तो उसने थियोलॉजी, फिलॉसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर भी सैमुअल टेलर कॉलेज ने काम किए हैं, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो सिर्फ वो जो है वो उसने तो पोइट्री के ऊपर काम किए है। उसको द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी कहा जाता है और जो है द पायनियर ऑफ रोमांटिक। मसला ये है कि वो अफ्यूम खाता था और इसकी वजह से जो है वो पोइट्री के ऊपर बादशाहत ना कर सकता। बात तो क्लियर हुई यहाँ तक। उसकी जो सबसे मशहूर पोएम्स हैं, हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रेस्टेबल। ये उसके सबसे मशहूर पोएम्स है। याद रखिएगा, द एंशिएंट मैरिनर जो है ये उसका मास्टरपीस भी है। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसका मास्टरपीस द एंशिएंट मैरिनर्स एन जो है बस यही एक है। और ये दो पोएम्स एंशिएंट मैरिनर एंड क्रेस्टेबल अगर आप ये देख ले तो ये दोनों एक फ्रेमवर्क है उसके सुपर नेचुरलिज्म का। उसके सुपर नेचुरलिज्म का अंदाज़ा नहीं मालूम होता जब आप ये दो पोएम्स ना पढ़े, ठीक है ना। इस दो पोएम्स की वजह से आपको अंदाज़ा होता है कि उसने वो जो है सुपर नेचुरलिज्म वाकई जो है एसटी कॉलेज ने सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर बात की है। कुबलाहान इज अनदर फ्रेगनेंट पोम ऑफ एसटी कॉलेज। कुबलाहान एक पोम उसने लिखी जिसका नाम था कुबलाहान। अब इसका किस्सा कुछ यूँ है कि एक सुबह वो सो रहा था और नींद में ख्वाब में एक वो ख्वाब के अंदर वो एक पोम को लिख रहा था और अचानक वो उठा। जब वो उठा तो उसके पास पेज और बॉल पॉइंट मौजूद था। उसने वो पोम लिखना शुरू की, लिखता था। जब वो 54 लाइन पे पहुंचा तो किसी ने नॉकिंग की। जब किसी ने नॉकिंग की तो वो डिस्टर्ब हुआ और वो पोम जो है वो फिर कभी नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि नींद में था ना। पता नहीं वो 300+ लाइन होते अगर कोई वो नॉकिंग ना करता। तो अक्सर जो है लेक्चरर पेपर्स में या एसएस पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस राइटर का इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि एसटी कॉलेज का इनकम्प्लीट वर्क तो ये ना भूले कि क्या है, कुबलाहान, ठीक है। तो तब जो है उसने 54 लाइन इसके अंदर लिखी। पता नहीं वो 300+ लाइन होते अगर कोई नॉकिंग ना करता। कोलरिज रोट अ नंबर ऑफ अदर पोम्स जिसके अंदर लव पोम आता है, द डार्क लेडी पोम है, यूथ एंड एज एक नदर पोएम है, डिजेक्शन एक ओट का नाम है जिसके अंदर बड़ा ग्रेस, रहम और जो है नरमी, टेंडरनेस, नरमी एंड टचेस ऑफ हिज पर्सनल इमोशन और अपने साथी अपने वो ज़ाती जज्बात के एहसासात जो है वो उसने इस डिजेक्शन नामी पोइम के अंदर उसने की है। तो ये इतना ज़्यादा वर्क जो है वो एसटी कॉलेज ने की। लेकिन याद रखिएगा एसटी कॉलेज मेनली जो है वो 3 पोइम्स की वजह से याद किया जाता है। इन 3 पोइम, ये 3 पोइम्स कौन कौन से हैं? ये नंबर 1 द एंशिएंट मैरिनर्स, ये क्रेस्टेबल नंबर 2 और ये कुबलाहान नंबर 3। ये 3 पोम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एसटी कॉलेज याद किया जाता है और साथ साथ जो है इन 3 पोइम्स की वजह से आप उसका सुपर नेचुरलिज्म भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी एसटी कॉलेज के ऊपर। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप उधर भी जाके पूछ सकते हैं। और कोई सवाल ना है तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। ये आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप चाहे कि एक दिन हम अपने नाम के साथ लिखे कि लेक्चरर हिलाल और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हिलाल और सब्जेक्ट
स्पेशलिस्ट अहमद या आप कोई और नामी कोई भी जो है बेटा, तो ये मुश्किल नहीं है। इसके लिए चाहिए है अज़म, पक्का इरादा, और वो हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अगर इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, अगर इंसान हवा में उड़ सकता है, तो एक मामूली सा टेस्ट नहीं पास करते ज़रूर इंशाल्लाह। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।